नमस्कार दोस्तों, आज हम हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के बारे में चर्चा करेंगे। हीट ट्रीटमेंट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को सुधारने के लिए किया जाता है। कहता है कि हीट ट्रीटमेंट के मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। कौन कौन? एनालाइंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग या फिर उसे हम कहते हैं सरफेस हार्डनिंग। ठीक है। तथा इन सभी प्रक्रियाओं को हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे, पर उसके पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टील का क्लासिफिकेशन कि स्टील कौन कौन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तथा स्टील को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। तथा कौन कौन? तो कहता एक है आपका प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा है आपका एलॉय स्टील। तो क्या होता है सर ये? कहता प्लेन कार्बन स्टील जो होता है इसमें मुख्य रूप से कार्बन का योगदान होता है, यानी कि स्टील इसमें जो है वो आयरन तो है ही, इसमें मिलावट के रूप में सिर्फ और सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। कहता ये भी स्टील जो होते हैं वो दो तीन प्रकार का होता है। एक होता है लो कार्बन स्टील, एक होता है मिडिल कार्बन स्टील और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है। पहला होता है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में जो होता है कार्बन का कंटेंट होता है वो 0.008 से लेकर 0.3% कार्बन इसमें होता है, तब हम इसे बोलते हैं लो कार्बन स्टील। उसी में है मिडिल कार्बन स्टील, जिसे माइल्ड स्टील तुम लोग बोलते हो। उसमें होता है 0.3 से लेकर 0.6% कार्बन तक होता है। ठीक है। ये नोट्स जो है वो मेरे स्टूडेंट से तैयार किया है, तो कई सारे मिस्टेक्स हैं, कई सारे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, ये बस रेफरेंस के लिए है, क्योंकि मैं खुद से नोट्स तैयार करूंगा समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो जो नोट्स बना हुआ था उसी नोट्स का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो वहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या इसमें लिखा हुआ है। उन सब चीजों में देखिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा कि मेरी बातें ज्यादा सही है, अगर कहीं पे कुछ गलत लिखा हुआ है तो। ठीक है। जैसे आपका हाई कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 0.6% से लेकर 1.7% कार्बन होता है। 2% लगभग ले सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन 0.6 से लेकर 1.7% कार्बन जनरली रहता है, उसे हम कहते हैं हाई कार्बन स्टील है। ठीक है। अगर हम कहोगे सर कि एलॉय स्टील भी क्या हो गया, तो एलॉय स्टील में कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट जो है वो मिला हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एलॉय स्टील। तथा एलॉय स्टील भी जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लो एलॉय स्टील और दूसरा होता है हाई एलॉय स्टील। कहता ये क्या क्या होता है सर? कहता अगर जो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, एलिमेंट है, आयरन के अलावा या स्टील के अलावा जो कुछ भी है, अगर 3% से कम मिलावट है, 10% से अगर कम एलॉय मिला हुआ है, तो उसको हम कहते हैं लो एलॉय स्टील। और अगर उसमें एलॉय का मिलावट जो है वो 10% से ज्यादा का है, तो उसे कहते हैं हम लोग हाई एलॉय स्टील। तो ये तो मुख्य रूप से हो गया कि स्टील जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ताकि मैं अगर प्लेन कार्बन स्टील बोलूं तो आप ये समझो, और एलॉय स्टील बोलूं तो आप इसको समझो। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब जो मेन टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट पे, उस पे चलते हैं। तो पहला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो है एनालाइंग। कहता ये क्या होता है सर? कहता इसमें एनालाइंग में एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्टील को पूरी तरह से आस्टेन टाइट रेंज। आस्टेन टाइट क्या होता है भाई? तो इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम की चर्चा हुआ है। आस्टेन टाइट क्या होता है? ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में। ठीक है। डेल्टा फेराइट क्या होता है, गामा आर्सेनाइट क्या होता है, अल्फा फेराइट क्या होता है, ठीक है, Fe3C सेलेनाइट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। यदि आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो आपसे सबसे पहले आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसी जाके सबसे पहले जरूर देखिए, तब इसको समझने में आपको और ज्यादा मजा आएगा। कहता है एनालाइंग क्या है जी? कहता है एनालाइंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग गामा आर्सेनाइट रेंज, जो कि आपका आता है, ये देखो मिस्टेक है, कहता है 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, टेम्परेचर रेंज में ही आपको आर्सेनाइट रेंज कहते हैं उसको। तो उस रेंज तक उसको गर्म करना पड़ता है लोहे को, तभी जाके वो आर्सेनाइट फेज में आता है, यानी एफसीसी स्ट्रक्चर में आता है, डक्टिलिटी इसमें आती है। वरना उससे पहले जो आयरन होता है वो काफी ब्रिटल होता है। तो एनालाइंग क्या है जी? तो एनालाइंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें स्टील को पूरी तरह से
ऑस्टेंटाइन रेंज, जो कि ऑस्टेंटाइन रेंज क्या है, 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस, यही चीज कहते हैं हम लोग ऑस्टेंटाइन रेंज। यानी इस टेम्परेचर पे जो आयरन होता है वो ऑस्टेंटाइन फेज में होता है, गामा ऑस्टेंटाइन फेज में होता है, तो उसी टेम्परेचर रेंज में हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को करने के लिए। अब करेंगे क्या इसमें जी, तो कहता है करना इसमें क्या है सर, इसी एक निश्चित तापमान पर, यानी कि जो जो भी टेम्परेचर आपने लिया है 800 से 900 के बीच का जो टेम्परेचर लिया है, उस टेम्परेचर पे आप इसको लगातार 1 से 2 घंटे तक रखिए इसको, ठीक है, ताकि उसमें यूनिफॉर्म ऑस्टेंटाइजेशन जो है वो हो जाए, ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म ऑस्टेंटाइजेशन जो हो जाए, इसके लिए आपको 1 से 2 घंटे तक उसको रखना है। यहाँ 30 से 60 अलग अलग बुक में अलग अलग, कोई फिक्स्ड ऐसा डेटा नहीं है, ठीक है। तो कहता है कम से कम 1 से 2 घंटे तक आपको रखना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म ऑक्सीडाइजेशन वहां पे संभव हो जाए। आगे कहता है इसके बाद स्टील को क्या करना है जी, कहता है इसके बाद स्टील को फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा करना है। यानी एनालाइन प्रोसेस में जो होता है वो स्टील ठंडा होता है, गर्म किए ना, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, गर्म ही करना होता है ना, तो गर्म तो किए, लेकिन ठंडा जो होगा वो कहाँ होगा जी, कहता धीरे धीरे इसको ठंडा करना है और फर्नेस में ही ठंडा करना है, कूलिंग टू द रूम टेम्परेचर इन द फर्नेस इटसेल्फ, फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने दीजिए। और ठंडा कब तक होगा, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए, तब तक वो फर्नेस में ही ठंडा होगा। लाइन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, ये बार पूछा जाता है कि इसमें फर्नेस में ही ठंडा होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एकाएक ठंडा नहीं करना, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। फर्नेस कहने का मतलब ये होता है, फर्नेस क्यों कहा हमने फर्नेस, तो फर्नेस पहले तो गर्म है, वो धीरे धीरे बंद किया फर्नेस तो धीरे धीरे ठंडा होगा। एकाएक आप पानी में डाल दोगे, एकाएक ठंडा हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल को जो है वो रीअरेंज होने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं करें, एनालाइन का मतलब होता है कि आपको धीरे धीरे ठंडा करना है। पहले तो उसको गर्म करना है स्टील को, और स्टील को गर्म कहाँ तक करना है, जिस तरह ऑस्टेंटाइट रेंज तक करना है आपको, यानी कि आपको 800 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको गर्म करना है। और गर्म करने के बाद क्या करना है जी, 1-2 घंटे तक गर्म करना है, उसके बाद धीरे 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 इसको क्या करना है, ठंडा करना है। और उसको करने के लिए क्या करो, धीरे धीरे ठंडा हो, एकाएक भी हवा में निकाल दो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। उसके लिए क्या है भाई, तो उसको फर्नेस में ही आप ठंडा होने दीजिए, तभी ना धीरे धीरे होगा, फर्नेस में ही ठंडा होने दीजिए। अब कहता है सर एनालाइन किए हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे, उससे फायदा नुकसान क्या हो सकता है, ये बताइए हमको। तो बहुत सारे फायदे नुकसान हो सकते हैं। कहता है रिकवरी, पहला तो है कि रिकवरी में क्या होगा, कहता है रिकवरी में रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो होंगे वो पूरी तरह से हट जाते हैं। एनालाइन प्रोसेस में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, आइटम को पूरा समय मिल रहा है अरेंज होने के लिए, तो जो अंदर उसके शरीर के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हो गया था, किसी भी कहा चाहे तुमको उसको पीटे हो गए या कुछ भी किए हो उसके अंदर, उसी कारण जो उसके रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो गए होंगे वो सब के सब रिमूव हो जाएगा। तो पहला फायदा ये है, ठीक है, कंप्लीटली रिलीव्ड, ठीक है, रेसिडुअल स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें धीमे धीमे ठंडा करते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी में सुधार आएगा, डक्टिलिटी बढ़ेगा एनालाइन करने से, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलिटीज में सुधार आएगा, फॉर्मुलिटी बढ़ेगा, यानी कि अब इसको पीट पीट के आराम से नए नए शेप में दे सकते हो आप इसको। एनालाइन प्रोसेस से ये फायदा हो गया है, ठीक है। क्या क्या फायदा हुआ, रेसिडुअल स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो गया है, डक्टिलिटी बढ़ा है और फॉर्मुलेटी भी बढ़ गया है, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग करना आपके लिए आसान हो गया इस मेटल से, इसकी फॉर्मुलेटी बढ़ गई है। दूसरा क्या है जी, क्या असर है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन पे असर पड़ता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा सर, तो कहता है कि मटेरियल मटेरियल में न्यू स्ट्रेस फ्री इक्यू एसिड जो है वो ग्रीन बनता है, इक्यू एसिड ग्रीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मटेरियल के अंदर क्या होता है जी, कहता न्यू स्ट्रेस फ्री इक्यू एसिड ग्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, बनने लगता है, ठीक है। और क्या कहता है, कहता है कोल्ड वर्कड मटेरियल में कोर्स कॉलम ग्रेन हट जाते हैं, ये भी इससे फायदा होता है। कोर्स कॉलम ग्रेन जो होते हैं वो क्या होता है जी, कहता है हट जाता है सर, ठीक है। कोल्ड वर्क मटेरियल में कोर्स कॉलम ग्रेन जो बन गया था वो सब क्या होता है, एनालाइन प्रोसेस से हट जाता है, तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन में भी इससे फायदा मिलता है। और क्या है जी, कहता है ग्रेन ग्रोथ में भी इसका असर पड़ता है। कहता है ग्रेन ग्रोथ में आपका एनालाइन का क्या असर पड़ता है जी, कहता है जो है वो कोर ग्रीन बनते हैं, बड़े बड़े ग्रीन बनते हैं, क्योंकि आराम से उनको ठंडा होगा, एक ठंडा हुआ नहीं, एक आगे मतलब ग्रीन क्या होता है, एक बगल वाला ग्रीन है दूसरे ग्रीन को खा जाता है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन एक ठंडा कर दिया तो खा नहीं पाया, तो ढेर सारा छोटे छोटे ग्रीन बनता है, ठीक है।
छोटे छोटे ग्रेन बनने से क्या हो जाता है, जिससे मटेरियल बहुत ब्रिटल हो जाता है। यहाँ पे क्या बड़े बड़े ग्रेन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जी, बड़े बड़े सारे ग्रेन बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन बनते हैं। कैसा ग्रेन? कहता है कोर्स ग्रेन बनते हैं, कोर्स ग्रेन विकसित होता है इसके अंदर। दूसरा इससे क्या होगा जी, कहता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो घट जाता है। ठीक है, ब्रिटल तो बनाना नहीं है, तो स्ट्रेंथ घटा है, डक्टिलिटी बढ़ा है, तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, घटा है। हार्डनेस भी क्या हो गया है, वो घटा है, क्योंकि बेटा बेटे जैसे कि आप शीशा को देखते हो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसमें नाखून से खरोचना चाहो तो खरोचाएगा नहीं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मशीनेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, मशीनेबिलिटी फॉर्मेलिटी बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है मशीनेबिलिटी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, मशीनिंग करना उसका आसान हो गया है, फॉर्मेलिटी उसकी बढ़ गई है। ठीक है, उसको नया रिफॉर्म करना, उसको पीट पीट का नया शेप देना आसान हो गया है, मशीनिंग यानी कि कटिंग करना उसको आसान हो गया है। ठीक है, तो ये एनालाइन प्रोसेस से बेनिफिट्स होते हैं। ये सारे कंसिक्वेंसेस जो है एनालाइन प्रोसेस के हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये बातें समझ में आई होगी। आगे से मैं और कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर आप तक चीज़ों को अलग ढंग से और अच्छे ढंग से फनी ढंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो एनालाइन में यही था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं इसमें दिक्कत आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ और भी चीजें यहाँ पे ज्ञान की बातें दे रखा, उसको भी तुम ध्यान रख सकते हो कि अगर रेसिडुअल स्ट्रेसेस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है डक्टिलिटी कमेगा। अगर नॉर्मलाइजिंग की बात करें और एनालाइजिंग की बात करें, नॉर्मलाइजिंग आगे पढ़ेंगे, तो अगर नॉर्मलाइजिंग में जो डक्टिलिटी होती है उससे एनालाइजिंग में डक्टिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम ठंडा कर रहे हैं। उसमें गोस कॉलम ग्रीन स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है कोड वर्क के बाद, तो वो भी बनाया गया है। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजिंग क्या है? कहता है कि नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया एनालाइजिंग से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं जी, कहता है इसमें जो स्टील को ऑस्टेन रेंज से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं। वहां पे ऑस्टेन रेंज तक था, यहाँ पे ऑस्टेन रेंज से हम 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पर उसे गर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा दिया जाता है नॉर्मलाइजिंग में एनालाइजिंग की तुलना में। ठीक है, कितना जी, कहता है ऑस्टेन रेंज जो है टेम्परेचर का, उससे 40 डिग्री ऊपर का टेम्परेचर हम उसे देते हैं। कहता है इसमें क्या करेंगे सर, कितनी देर तक गर्म करेंगे? कहता है इसे 15 मिनट तक उस तापमान पे हम रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें भी 30 से 60 मिनट दे रखा है, पहले हम इसमें क्या रखते हैं, कहता 15 मिनट बहुत है। टेम्परेचर ज्यादा ना कर दिए हैं तो अब ज्यादा देर तक रखने की क्या जरूरत है। तो इसे हम 15 मिनट तक इस तापमान पे, इस टेम्परेचर पर रखते हैं, ताकि उसमें यूनिफॉर्म ऑस्टेंटाइजेशन हो जाए। यूनिफॉर्म ऑस्टेंटाइजेशन हो जाए। कितना देर तक रखेंगे, तो कहता है 15 मिनट को फिक्स ये नहीं है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि हम जनरली क्या करते हैं, जब 15 मिनट तक हम उसको रखते हैं ताकि यूनिफॉर्म ऑस्टेंटाइजेशन हो जाए। फिर क्या करते हैं, या तो वहां पे उसे फर्नेस में हम कूल कर रहे थे, इसको सीधे सीधे हवा में ले जाकर कहते हैं ले ठंडा हो जा। ठीक है, इसको ओपन एयर में क्या करते हैं जी, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, ले ठंडा हो जा तू जाके। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस हैं वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएगा, वो पार्शियली रिमूव होगा। ठीक है, रेसिडुअल स्ट्रेसेस पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा जी, डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी बढ़ेगी, कुछ जाहिर सी बात है, लेकिन एनालाइजिंग की तुलना में उससे कम ही डक्टिलिटी बढ़ पाएगी, क्योंकि उसमें आराम से ठंडा हुआ था, बड़े बड़े ग्रेन बने थे, पर यहाँ पे तुमने जल्दी से ठंडा कर दिया, रूम टेम्परेचर पर ले, मतलब तुरंत एयर में छोड़ दिया, उसको हवा में छोड़ दिया, जल्दी ठंडा हो गया। वो जल्दी ठंडा हो गया तो भैया डक्टिलिटी आई तो है, पर एनालाइजिंग की तुलना में कम आएगी, एनालाइजिंग की तुलना में कम आएगी। ठीक है, फॉर्मेलिटी भी कम हुई है। किससे तुलना हम कर रहे हैं, हम लोग एनालाइन से तुलना कर रहे हैं। तथा इसमें ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन बनेगा। ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो सब चीज के अपने में फायदे हैं। ठीक है, एक ही प्रोसेस से हम नहीं चलेंगे, हमको क्या डिमांड है उस अनुसार पे करेंगे। तथा यहाँ पे क्या होगा जी, ग्रीन जो है वो फाइन ग्रीन हमें मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम देखो वहां पे स्ट्रेंथ भी तो हमको देखना था। हमारा मटेरियल हमने एनालाइज किया था, तो वहां पे हमारा हार्डनेस और स्ट्रेंथ मटेरियल का कम गया था। सब चीज न देखना है, सिर्फ डक्टिलिटी बढ़ा लें नहीं, हर चीज को देखना है। तो हमें हार्डनेस यहाँ ज्यादा मिलता है और यहाँ पे स्ट्रेंथ मटेरियल का ज्यादा मिलता है। ठीक है, हाँ मशीनेबिलिटी थोड़ी सी कम जाएगी, ये हार्ड मटेरियल है, तो मशीनिंग करना, उसको उसको काटना, उसको छीलना, ठीक है, उसको ये सब काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि आपने समझा कि नॉर्मलाइजिंग के दौरान फाइन पेरालाइट संरचना बनती है। क्या बनता है जी? कहता है कि फाइन पेरालाइट बनता है। कि रंजीत अगर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अगर आप कर रहे हो तो आपका जो बनेगा वो गामा, ठीक है, ये गामा जो स्टेंटाइड था उससे क्या बनेगा जी? तो फाइन पेरालाइट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जब तुम गामा गर्म किए थे तो गामा पे नहीं किए थे, गामा स्टेंटाइड पे रेंज में गर्म किए थे तो उसका स्टेंटाइड था, एकाएक तुमने उसको ठंडा कर दिया तो क्या बन गया जी? तो फाइन पेरालाइट बन के निकला है आपका। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है चीजें कि आपका ये जितनी भी प्रॉपर्टी में जितनी भी बातें की है सब कंपेयर किया गया है किससे जी? कहता है एनालाइड स्टील से किया गया है। कि एनालाइन करने के बाद, एनालाइन करने के बाद जो स्टील मिल रहा है और नॉर्मलाइजिंग करने के बाद जो स्टील मिल रहा है उन दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये कंपेरिजन जब भी मैं कह रहा हूँ कि इसका लेस है तो किससे हम तुलना कर रहे हैं? एनालाइन प्रोसेस से हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और चीजें जो ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में बार बार आता है कि आखिर सीधे सीधे कि तीनों में अंतर क्या है सर। ठीक है, दो तो पढ़ लिया हमने, एनालाइजिंग पढ़ लिया और नॉर्मलाइजिंग पढ़ लिया, हार्डनिंग पढ़ना बाकी है। तो क्या डिफरेंस है सर दोनों में? एनालाइजिंग में हम लोग डक्टिलिटी बढ़ाते हैं इसलिए हम फर्नेस में ही उसको धीरे धीरे कूल करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में हम ओपन एयर में कूल होने देते हैं ताकि हमको दोनों बैलेंस कर सके, डक्टिलिटी भी रहे थोड़ा बहुत, ठीक है, और हार्डनेस भी मटेरियल का रहे, उसका सरफेस हार्डनेस भी रहे, ठीक है, और स्ट्रेंथ मटेरियल का बढ़े। लेकिन अगर हम इसी पे हार्डनिंग पर ध्यान देना है, हमको मटेरियल को हार्ड करना है तो हम ग्रीन प्रोडक्ट का चाहते हैं। हम चाहते हैं एकदम तेजी से जल्दी से उसको ठंडा कर दें। जल्दी से ठंडा कैसे कर देंगे जी? तो कहता है क्वेंचिंग कर दो वाटर में, पानी में सीधे गर्म करके लाओ और सीधे सीधे पानी में डाल दो, तुरंत के तुरंत उसको ठंडा कर दो। अगर तुरंत के तुरंत ठंडा कर दोगे उसको तब क्या हो जाएगा जी? कहता है कि आपके जो ग्रेन है उसको कोर यानी कि बड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, एक दूसरे से कंबाइन होने का मौका नहीं मिलेगा, तो जहां था वहीं पे ठंडा होके जम जाएगा और छोटे छोटे ग्रेन बनेंगे, फाइन ग्रेन बनेंगे। फाइन ग्रेन बनने से हार्डनेस मटेरियल का बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसे हम केस हार्डनिंग बोलते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्या जी? कहता अगला वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस की यानी कि केस हार्डनिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। सरफेस हार्डनिंग क्या होता है? सरफेस हार्डनिंग विशेष रूप से हार्डनेस और बियर रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस से ही बियर जो होगा, रेसिस्टेंस मतलब जो क्रोजन होगा या कुछ और भी होगा तो सब कुछ कहाँ होने वाला है? सब के सब सर सरफेस भी होने वाला है। ठीक है, तो सरफेस का हार्डनिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि नीचे मटेरियल तो सरफेस से ढका हुआ है ना, सरफेस का हार्ड हो ये जरूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके और भी हैं, जिसमें क्या है जी? कार्बोनाइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग है, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग है और फ्लेम हार्डनिंग है। मतलब इसमें से हम कार्बोनाइजिंग और नाइट्राइडिंग सबसे अधिक उपयोग करते हैं, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सब मिला के इस पूरे आज वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्या जाना? तो हमने जाना कि हीट ट्रीटमेंट स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अनुकूल करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये हमने जाना। कहता क्या क्या जाना सर? कहता एनालाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, ये सारे जो विभिन्न परिस्थितियों में स्टील की विशेषताओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ता है, हो सकता है हमें एनालाइज करना पड़े, हो सकता है कभी हमको नॉर्मलाइजिंग करना पड़े, कभी हमें हार्डनिंग करना पड़े। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या डिमांड है तुमको, उसके अनुसार हम नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हीट ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इस लेक्चर में हमने हीट ट्रीटमेंट के विभिन्न तरीकों को विस्तार से समझा। ठीक है, अगली बार हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर इसकी चर्चा करेंगे जो कि है आपका सरफेस हार्डनिंग। उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भैया आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।